प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं हम एक पर्यावरणीय समस्या के बारे में जिसका नाम हरितगृह प्रभाव है। हरितगृह प्रभाव जिसे इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आखिर ये घटना है क्या? मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि एक ऐसा पर्यावरणीय समस्या है जिसकी वजह से पृथ्वी दिन पर दिन गर्म हो रही है, अर्थात पृथ्वी का तापमान जो है, सतही तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि पृथ्वी के साउथ पोल पर जो बर्फ़ के चट्टान पाए जाते हैं, जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। एक चिंता का विषय है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं हरितगृह प्रभाव क्या है। आइए समझते हैं। हरितगृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाली विकिरणें हरितगृह गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं होती है, जिसके वजह से पृथ्वी का और यह जो किरणें हैं वो पृथ्वी के सतही तापमान को बढ़ा देती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हरितगृह प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें सूर्य से आने वाली किरणें, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है दोस्तों, तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के सतह से तो टकराती है, लेकिन टकराने के बाद कुछ किरणें जो है वो इस वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं, वो किरणों को वो पुनः रिटर्न कर देते हैं, किरणों को पुनः धरती की तरफ मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से धरती को गर्म करने लग जाते हैं। अर्थात ये धरती जो है दिन पर दिन गर्म हो रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से जब टकराती है तो टकराने के बाद जब रिटर्न होती है तो वायुमंडल में पाए जाने वाले हरितगृह गैस उन किरणों को परावर्तित नहीं होने देती है, बल्कि वह पुनः धरती की तरफ लौटा देती है, यानी कि धरती की तरफ मोड़ देती है ना, जिसकी वजह से पृथ्वी का सतही तापमान जो है बढ़ जाता है दोस्तों। और इसी घटना को हम बोलते हैं हरितगृह प्रभाव। इसी घटना को हम हरितगृह प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल है, वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं, यही गैस कहीं ना कहीं सूर्य के किरणों को धरती की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। और उन गैसों में से सबसे प्रमुख ये गैस दिए गए हैं ना, जिसे हरितगृह गैस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हरितगृह गैस का परिभाषा भी दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उन गैसों को कहते हैं, वे गैस है जो अनवरक्त विकिरणों को, अर्थात सूर्य की किरणों को वो अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उन गैसों को हरितगृह गैस कहते हैं जो सूर्य की किरणों को, जो धरती से टकराती है और टकराने के बाद पुनः लौटने की कोशिश करती है, उन किरणों को ये मोड़ देती है, उन किरणों को धरती की तरफ मोड़ देती है। उन गैसों को हम क्या कहते हैं? हरितगृह गैस कहते हैं। और हरितगृह गैसों में से जो प्रमुख गैस है ये इस प्रकार दिया गया है। पहला है CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है CFC जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक हरितगृह गैस है। इसके बाद तीसरा मेथेन CH4। इसके बाद चौथा जो है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और पांचवा है जलवाष्प। ये ऐसे गैस हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य के किरणों को धरती की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। ये सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, जिसके वजह से पृथ्वी का वातावरण दिन पर दिन गर्म हो रहा है। तो इन्हीं गैसों को हम बोलते हैं हरितगृह गैस। तो आइए दोस्तों, ये गैस कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका मुख्य स्रोत क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं एक नज़र डालकर। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है CO2 जो गैस है, CO2 गैस कहाँ से उत्पन्न होता है? औद्योगिकरण से, मतलब उद्योग धंधों से। औद्योगिकरण का मतलब क्या? उद्योग धंधा, जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जो नई नई वस्तु का उत्पादन होता है, इंडस्ट्रियल एरिया से गैस उत्पन्न होते हैं CO2। या जीवाश्म ईंधन को, जो जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, उसका दहन कराते हैं, उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद जो गैस उत्पन्न होते हैं वो CO2 ही होते हैं। वायुमानों से, यानी कि जो जहाज है, एरोप्लेन से जो निकलने वाली गैस होती है वो CO2 के रूप में हो सकती है। इसके बाद दूसरा है CH4 मेथेन। जो मेथेन है एक ज्वलनशील गैस है। मेथेन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मेथेन जो होता है कोल, प्राकृतिक गैसों से उत्पन्न होते हैं। कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने या गलाने के बाद जो गैस मुक्त होते हैं वो मेथेन गैस ही होते हैं। इसके बाद पशुपालन के उपरांत जब
पशुपालन करते हैं तो उसमें भी मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। कृषि कार्य यानी कि खेती करना, जब खेती किया जाता है तो उसमें जो गैस निकलता है वो मीथेन गैस होता है। इसके बाद N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है ना। CO2 में भी जीवाश्म ईंधन के दहन से होते हैं। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड भी जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। रासायनिक खाद जहाँ बनता है वहाँ से जो गैस निकलते हैं वो N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कहाँ से मुक्त होते हैं? तब फ्रिज जो है, फ्रिज आप लोग समझते हैं, फ्रिज, AC, हीटर, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कूलर। एक कूलर से क्या होते हैं? ये मुक्त होते हैं ना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मुक्त होते हैं? फ्रिज, AC, रेफ्रिजरेटर से मुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनकी संख्या में, यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी मात्रा में कैसे कमी ला जा सकती है? तो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोल हम निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो कुछ भी होता है इनका प्रयोग कम करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा करना होगा और उसका उपयोग भी मतलब बेहतरीन ढंग से करना होगा ना। नवीकरणीय संसाधन का मतलब वैसे संसाधन या वैसे ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा और उसका उपयोग भी बढ़ाना होगा, समझ रहे हैं। इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहाँ से निकलते हैं उन चीज़ों को, यानी कि इन गैसों के उत्सर्जन पर बैन लगा देना चाहिए। और चौथा है वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए। हमें वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्ष लगाकर हरितगृह गैसों को कम किया जा सकता है, ठीक है। चौथा है रासायनिक खाद के स्थान पर, जो हम रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं उनके स्थान पर हम जैविक खाद यानी कि प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन हरितगृह गैसों को रोकने के लिए या कम मात्रा में उत्सर्जित होने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है वो यहाँ पर दिया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में कहा था, ठीक है। दूसरा है रियो डी जेनेरो कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में सम्मेलन कराया गया। इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो क्योटो सम्मेलन है, क्योटो जो है दोस्तों, क्योटो जापान का एक शहर है ना। क्योटो जापान का एक शहर है, उसी शहर में सम्मेलन हुआ था, इसी के वजह से इसका नाम क्योटो सम्मेलन पड़ गया। और ये सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में ना हुआ था। इसे कार्बन क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर तीनों सम्मेलन दिया गया है, उसका कब हुआ था ये भी दिखाया गया है। उसको किस नामों से जानते हैं उसका भी नाम अंकित है। तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, पर्यावरण सम्मेलन इसको कहा जाता है, पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। रियो डी जेनेरो में 1992 में सम्मेलन हुआ था और इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और जो तीसरा है क्योटो सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में, ठीक है दोस्तों। इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।